वेलकम बैक इन GCA डिजिटल एकेडमी। आनंद सर की तरफ से आपका स्वागत है। हम ये जो लेक्चर ले रहे हैं आज, इसमें और इंटरेस्टिंग बातें देखने वाले हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। जैसे मैंने तुमको बोला था कि वी आर अ लकी पर्सन, है ना, कि हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन इस उम्र में, यानी एक छोटे से उम्र में सीखने को मिल रही। कितना भी होने के बाद ये उम्र जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए छोटी उम्र है, क्योंकि इतना बड़ा होली बुक समझना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से है एग्जाम ओरिएंटेड मैटर्स पे। नहीं तो अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूशन अनएंडिंग मैटर है, एक बहुत बड़ा विशाल सागर जैसा है वो, है ना। कितना उसमें पढ़ाई करे, क्या करे, अपने को जो रिस्ट्रिक्शंस दिया है, बेसिक फ्रेमवर्क दिया है, उसके हिसाब से अपन चलेंगे। तो वी आर फोकसिंग फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। हम कौन से आर्टिकल को फोकस कर रहे हैं ये भी समझते जाओ, नहीं तो नुस्ते पढ़ते जा रहे हैं अपन, सिर्फ आगे आगे जा रहे हैं, ट्रांसलेशन करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम पीछे का भी थोड़ा समझ लेना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर। आपको याद होगा हम किस पे फोकस कर रहे हैं अभी, 14 नंबर के आर्टिकल से 18 नंबर के आर्टिकल पे। ओके, तो किसी को याद है 14 नंबर की आर्टिकल क्या है? विदाउट टर्निंग द पेजेस कोई बता सकता है 14 नंबर की आर्टिकल क्या थी? वो सबसे मेन है। अभी आज हम 16 पे जम कर रहे हैं, पर 14 में हमने क्या दिया था? इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। याद है सबको? इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये सबसे मेन था, है ना। और वो एक जनरल था, प्रोटेक्शंस सबको था, सभी को। इवन किसी भी शहर में उसका जन्म हुआ है, कुछ भी हुआ है। फिर हमने कल के क्लास में, है ना, लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में 15 पे ज़्यादा फोकस किया था, 15 नंबर के आर्टिकल्स पे। क्या था 15 नंबर का आर्टिकल? कि कोई भी स्टेट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कोई भी स्टेट मतलब कोई भी ऑर्गेन स्टेट का इस बेसिस पे पासलिटी नहीं कर सकता, इस बेसिस पे डिसेबल्ड नहीं कर सकता किसी को, इस बेसिस पे किसी को कन्फाइन नहीं कर सकता। किस बेसिस पे? मान लो रेस, कास्ट, एक रिलीजन, मेल है कि फीमेल है, सेक्स, और प्लेस ऑफ बर्थ, या एनी ऑफ देम। ओके, फिर से देखो, लाइन टू लाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस लैंग्वेज में, कि 14 में हमने लॉ के सामने इक्वल प्रोटेक्शन था, क्योंकि ये याद आना जरूरी है। पूरा एक कैसा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ये सब, है ना। सिर्फ आगे आगे जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम। इसलिए बार बार देखो कि पीछे का याद करो मैटर। हम 14 से 18 पे फोकस कर रहे हैं। 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ था, 15 क्या था? रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, एक आधा मेल फीमेल, इस ग्राउंड्स पे हम कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते, हम इन द सेंस स्टेट। ठीक है, अब ये जो 14 हो गया, 15 हो गया, है ना। अब अपन थोड़ा 16 की तरफ आएंगे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 16 की शुरुआत दिख रही होगी। आप देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। उसके पहले एक और चीज़ एग्जाम्स के हिसाब से समझ लेना है कि 2019 में एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट हुआ था। कल मैंने बताया था, एक ही लाइन थी उसके बारे में, ज़्यादा खींचा नहीं था उसको, तो वो याद करना है। क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि इसका नॉलेज क्या है, रिसेंट नॉलेज क्या है इसका, है ना। 2019 मतलब रिसेंट नहीं हुआ, अभी तो 2020 में 1 साल हो गया, पर फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिसेंट हो गया ना। रोज़ कपड़े बदलते वैसे थोड़ी वो अमेंडमेंट्स होती है ना, इसलिए रिसेंट अमेंडमेंट क्या थी। इंस्टीट्यूट जरूर ऐसे टॉपिक ज़्यादा पूछता है, तो रिसेंट अमेंडमेंट 2019 में ये थी, आर्टिकल 15 में थी, जो अपना विषय चलो है ना 15 में। क्या आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट्स थी? याद करो, एक ही लाइन थी, छोटी सी, ब्रैकेट वैकेट में दिया था, याद आई? नहीं, वो ये थी कि उन्होंने बोला कि वीकर सेक्शंस के लिए, कौन से वीकर सेक्शन? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी उन्होंने रिजर्वेशंस की प्रोविजन दिया। ये पासलिटी नहीं है, ये 2019 का अमेंडमेंट है, और उस 2019 के अमेंडमेंट के हिसाब से उन्होंने एक किया है। तो बी केयरफुल। 2019 में जो अमेंडमेंट्स हुई है वो कौन सी अमेंडमेंट थी? इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन रखा गया। नाउ तुम्हारे इस पे जो स्क्रीन आ रही है उसको अच्छे से देखो। Equality of opportunity in matters of public employment. Article 16 Clause 1 guarantees to all citizens equality of opportunity in matters relating to employment or appointment of office under the state. Article 16 Clause 2 prohibits discrimination against a citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence. However,
there are certain exceptions provided in Article 16 Clause 3, 16 Clause 4 and 16 Clause 5. नाउ सी, एक बार फिर से देखो, मैंने बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि 14 से 18 तक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। जो भी पेपर ऑक्यूपाई करेगा उसमें से ज़्यादा पोर्शन इस पे रहेगा, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे भी रहेगा, है ना, तो इस पे ज़्यादा रहेगा। जैसे आर्टिकल जो 14 है ना, 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन, दिख रहा सबको, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, ये 14 है। 15 में क्या बोला था कि रेस, है ना, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस बेसिस पे कोई भी आपको पासलिटी नहीं कर सकता या लॉ के लैंग्वेज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ओके, अब इसमें जो सिखाने वाली बात थी, समझने वाली बात थी, 2019 में वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रखा। ये पॉइंट्स देखो, अभी हम 16 नंबर देख रहे हैं। कंफर्टेबल हो सब लोग? सब कंफर्टेबल हो? 16 नंबर नई शुरुआत कर रहे था, तो ये 16 नंबर के इसमें क्या देख रहे हैं अपन कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस ऑफ द स्टेट। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब, एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी। कुछ भी गवर्नमेंट्स की नौकरी रहेगी, जिला परिषद में, नगर परिषद में, पार्लियामेंट्स में और कहीं स्टेट में, सेंट्रल में, रेलवे में, किधर भी जो स्टेट में आता है उसमें सबको इक्वालिटी रहेगी, है ना, सबको इक्वालिटी रहेगी। मुझे 16 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जॉब के बारे में है ना, जॉब में सबको इक्वालिटी रहेगी। 16 एक बोलता है, 16 का क्लॉज 1 बोलता है। फिर से देखो सिंपली, 16 का 1 नंबर का क्लॉज क्या बोलता है कि गवर्नमेंट के जॉब में सबको इक्वालिटीज मिलेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब चपरासी को भी उतनी सैलरी और एक आधा जो सुपरवाइजर है उसको भी उतनी सैलरी और एक बहुत बड़ा ऑफिसर है उसको भी उतनी सैलरी, ये नहीं होता। प्लीज़ कीप इन माइंड, बार बार आप इक्वालिटी का एकदम डिक्शनरी मतलब मत निकालो या इंग्लिश का मतलब मत निकालो। या इक्वालिटी का बिटवीन मतलब ये है कि भाई आप कौन सा काम कर रहे हो, उस काम के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके एबिलिटी के हिसाब से। एक आधा प्यून है तो उसको उसके हिसाब से काम या सैलरी मिलेगी, एक आधा सुपरवाइजर है, एक आधा अकाउंटेंट है तो उसको उसकी एबिलिटी के हिसाब से, जॉब के हिसाब से पैसा मिलेगा, और एक आधा ऑफिसर है, एक आधा कोई कलेक्टर लेवल का है तो उसको उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। ये है इक्वालिटी। अब सैलरी सबकी अनइक्वल है, चपरासी को शायद कम मिलती होंगी, सुपरवाइजर को मीडियम मिलती होंगी, ऑफिसर को ज़्यादा मिलती होंगी, है ना, कलेक्टर को उससे ज़्यादा मिलती होंगी, पर ये जो है उसको इक्वालिटी बोला, ये 1 है। प्लीज़ कीप इन माइंड। नाउ सेकंड क्या है क्लॉज, अभी अभी तुमने पढ़ा होगा, स्क्रीन पे ही पढ़ा है, प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन। यानी देखो जॉब में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, उच्च नीच भाव नहीं रख सकते, फेवर अनफेवर नहीं रख सकते। किस ग्राउंड पे नहीं रख सकते, देखो स्पष्ट दिया है, सोने के अक्षरों से लिखा हुआ है, रिलीजन के ग्राउंड पे, धर्म के आधार पे, रेस के ग्राउंड पे, वंश राजपूत है कि और कोई वंश है क्या है, कास्ट के आधार पे, है ना, तो वो भी नहीं। सेक्स यानी मेल फीमेल है ना, सेक्स डिसेंट्स एक ये वो क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब तुम एक आधे नागपुर में रहते हो कि यवतमाल में रहते हो कि वर्धा में रहते हो कि महाराष्ट्र के बाहर रहते हो, यानी इवन तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, बिहार कहीं से भी आया यहाँ पे और उसने एग्जाम्स दी यहाँ पे, तो उस बेसिस पे उसको मना नहीं कर सकते हम कि अरे तू तो तमिलनाडु में रहता है, तो मद्रास का बर्थ है तेरा, तो हम देखो यवतमाल की जिला परिषद में जॉब नहीं देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज़ कीप इन माइंड, मैं एकदम सादे शब्दों में बोल रहा हूँ कि कोई एक आधे दिल्ली में भी बॉर्न है, बर्थ है उसका, है ना, उसका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली के हॉस्पिटल का है, तो उसको यवतमाल की जिला परिषद में अगर वो एग्ज़ाम पास करता है तो उसे एंड टाइम पे उसको मना नहीं कर सकते, अरे तू तो वहाँ जन्म लिया है ना, यवतमाल का ही होना, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का होना या कम से कम महाराष्ट्र का होना, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
फिर समझा, एक बार एक और दो मैं बता देता हूँ. एक में क्या दिया है की जॉब के मॅटर में सरकारी नोकरीच्या बाबतीत कोणालाही भेदभाव करता येणार नाही. 2 मध्ये काय केलेलं आहे, भेदभाव हा इस बेसिस पे नहीं होगा. किस बेसिस पे, त्याचा जन्म कुठे झाला, त्याची जात काय आहे, त्याचा धर्म कोणता आहे, तो माणूस आहे, स्त्री आहे की पुरुष आहे, ह्या बेसिसवर त्याला आपण भेदभाव करू शकणार नाही. अब देखो नहीं 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 ऐसा बोला है. अब थोड़ी सी लास्ट लाइन देखो उसकी क्या बोला, हाउएवर बोल दिया तो समझ लेना पलटी मार दिया करके. और यही मैजिक है इसमें की, है ना. 1-2 में क्या बोला है, नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते. अब हाउएवर बोलने के बाद समझ जाना कि 3-4-5 म्हणजे क्या है, क्लॉज 3-4-5. क्लॉज 3-4-5 में वो पलटी मारने वाला है. वो क्या बोल सकता है, कर सकेंगे, कर लो. पर इस यही मैजिक अपने को समझना है, इसमें बहुत मज़ा आता है ना. नहीं नहीं बोलना, हाँ हाँ बोलना, तो उसके पीछे का लॉजिक जो है वो एक्सेप्शंस में आता है. उसको प्रोविज़ो बोलते हैं, PROVISO, है ना, प्रोविज़ो बोलते हैं. और जो ऊपर का रहता है उसको प्रोविजन बोलते हैं. तो देखो 16-1-2 निगेटिव बता रहा है और शायद एक्सेप्शन जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना 3-4-5, पर ये एक्सेप्शंस के पीछे का इंटेंशन देख लो. कहाँ आएंगे इसका इंटेंशन, वही मैजिक मैं तुमको समझा रहा हूँ. इसका इंटेंशन आएगा प्रियम्बल में, है ना. कैसा लॉजिक लगा रहा है, सिर्फ वो शब्दों को समझना नहीं, उसके लॉजिक को, क्योंकि अपने प्रोफेशनल एग्जाम है. प्रोफेशनल एग्जाम में अपने को केस स्टडीज़ करने वाले हैं, वो जो कुछ 30 मार्क्स है ना, तो इसमें वो लॉजिक ये करेंगे. सुप्रीम कोर्ट की हाई लेवल की केस जो है, हाई लेवल की केस या वो लेवल की केस एक आधे बार तुमको दे देंगे, बोलेंगे चल इसका आंसर दे. तो आपको कौन सा चश्मा पहनना है, हाँ सनग्लास नहीं, अपने को कौन सा चश्मा पहनना है, प्रियम्बल का. प्रियम्बल के चश्मे से देखेंगे तो ये एक्सेप्शन ठीक लगेंगे आपको. जरा एक्सेप्शंस पढ़ो, अगले स्क्रीन पे देखो, एक्सेप्शन देखो. 1. Parliament can make a law that in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of a state or a union territory, under any local or other authority within the state or union territory, residence within that state or union territory prior to such employment or appointment shall be an essential qualification. Article 16(3). अब देखो क्या बोल रहा है, आ गया ना वो लाइन पे. अभी क्या बोल रहा था, जात पे रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, मुझे जात के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे. और वो खुद ना प्लेस ऑफ बर्थ, मैंने बोला कि तमिलनाडु में उसका बर्थ है, दिल्ली में बर्थ है, तो उसको मना नहीं कर सकते अगर उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, है ना. जैसे जिला परिषद ने एग्जाम ले लिया यवतमाल में, या पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती थी यहाँ पे मान लो, और वो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती थी और उसके पापा की ट्रांसफ़र 4-5 साल से दिल्ली में हो गई थी या यवतमाल में सेटल हो गए थे दिल्ली से, तो वो यवतमाल में रहता है जो कैंडिडेट है, कैडेट बोलेंगे अपन उसको. तो कैडेट पुलिस में लग गया और पुलिस जब डॉक्यूमेंट्स मांग रही थी लास्ट टाइम पे, तो उसका बर्थ कहाँ का निकला, दिल्ली का निकला, और 5 साल से वो यवतमाल में रह रहा है. तो उसको बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं हमको सिर्फ यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट होना, या नहीं नहीं हमको सिर्फ क्या बोलते महाराष्ट्र के कैंडिडेट होना. हाँ ये बोल सकते हैं अपन कि भाई महाराष्ट्र मराठी कंपलसरी कर सकते हैं वगैरह ऐसा कुछ, तो वही वो एक्सेप्शन स्टेट डाल सकता है. अभी ये 1 में क्या बोला है, आखिरी में देखो, आखिरी में देखो जो कॉमा के बाद लाइन दिया ना वो तुमको पढ़ना है, रेसिडेंस विद इन दैट स्टेट या यूनियन टेरिटरी. यानी इसके बारे में ऐसा प्रोविजन डाल सकती है पार्लियामेंट्स कि इस जॉब में सिर्फ महाराष्ट्र म्हणजे उसी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का रहने वाला होना चाहिए, ये कंडीशन डाल सकती है ना. पार्लियामेंट्स कैन मेक लॉ दैट कि कुछ क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में बोल सकती है कि इसमें सिर्फ महाराष्ट्रियन ही होना, इसमें सिर्फ कर्नाटक में रहना ही होना, इसमें सिर्फ गुजरात में रहने वाला ही होना, या उसका प्लेस ऑफ बर्थ वहीं पे होना, ऐसा कर सकती है. 1-2 क्या बोल रहा था, नहीं कर सकते. अब ये जो एक्सेप्शंस है, कौन सा एक्सेप्शन है, 16(3) का पॉइंट का नंबर 1 दिया है, पर ये क्लॉज कौन सा है, 3. 1 में क्या बोला था, नहीं कर सकते. 2 में क्या बोला था, नहीं कर सकते, है ना. अब 3 में क्या बोल रहा है, 16(3). आप देखो एकदम लास्ट लाइन क्या दिया है, 16(3) दिया है, तो 16(3) में क्या दिया है, कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, आपका जन्म कहाँ पे हुआ इस बेसिस पे एखादे जॉब में आपको रोक सकते हैं, पर उसके पीछे का इंटेंशन उनका विद इन प्रियम्बल होना. अब देखो 4 नंबर का एक्सेप्शन है, क्लॉज नंबर 4 है. नेक्स्ट स्क्रीन देखो, नेक्स्ट स्क्रीन में 16(4) का एक्सेप्शन दिया है. ओके. A provision can be made for the reservation of appointments
or post in favor of any backward class of citizens which is in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. Article 16 clause 4. हाँ, क्लॉज 4 क्या बोल रहा है कि अभी तब क्या बोल रहा था 1 2 में, नहीं नहीं मुझे 2 में खास करके क्या बोल रहा था कि कास्ट के बेसिस पे हमको भेदभाव नहीं चलेगा, मुझे नहीं कर सकते कोई स्टेट। अभी क्या बोल रहा देखो ना, लास्ट लाइन क्या बोल रही, एनी बैकवर्ड क्लास के फेवर में सिटीजन पे जो सरकार को लग रहा है, स्टेट मतलब अपन सरकार बोलेंगे, स्टेट को लग रहा है कि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मुझे देखो एक ऑफिस में, कोई भी ऑफिस में, PWD ऑफिस है, कोई एजुकेशन ऑफिस, 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में सभी के सभी लोग ऐसे हैं कि जिसमें एक भी एनटी कैटेगरी का नहीं है या VJ कैटेगरी का नहीं है, ये कास्ट की कैटेगरी रहती, SC ST NT VJ, तो NT VJ एक भी नहीं है, तो गवर्नमेंट बोल सकता है कि नहीं इनके लिए रिप्रेजेंटेशन दो, गवर्नमेंट इनके लिए भी रिप्रेजेंटेशन मांग सकता है। जैसे देखो बीच में आवाज़ होता था, ये आंदोलन चलते रहते हैं कि 12 बलूतेदार, जिसमें खास करके धोबी परेट ऐसे समाज वगैरह आएंगे, तो उनका तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, सरकार में कोई नामो निशानी नहीं है। फिर मुस्लिम लोग भी बोले हमारा तो कहीं नामो निशानी नहीं है, हमारी संख्या इतनी है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ऑफिस में देखेंगे तो हमारा 2% 3% भी नहीं है। फिर और एक अभी कैसा, ये हर कास्ट का, हर इसका आंदोलन का भी पार्ट रहता है, राजनीति भी रहती है उसके पीछे। पर देखो उसमें से अपने को कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सीखना है कि गवर्नमेंट को अगर लगा कि यार ठीक है ये तो बात बराबर है इनकी, है ना, इनकी महाराष्ट्र में संख्या इतनी है, पर गवर्नमेंट के ऑफिस में यानी जॉब में तो इनकी संख्या बहुत कम दिख रही है, तो ऐसे वक्त वो खास करके बैकवर्ड क्लास के फेवर में भेदभाव कर सकते हैं कि चलो देखो कम भी मार्क्स मिले ना, जैसे एक एग्ज़ाम लिया 300 मार्क की एंट्रेंस एग्जाम्स जॉब के लिए, तो उसको 250 भी मार्क्स मिले तो हम ले लेंगे, है ना, उसका मुझे उसकी एज जो है वो 35 के ऊपर भी रही तो हम ले लेंगे। मुझे ऐसे कुछ एक्सेप्शन डाल सकते हैं कि 5 साल का रिलैक्सेशन, 10 साल का रिलैक्सेशन, मार्क्स में इतना, या परसेंटेज सबको कंपलसरी कर दिया कि 10th में इतने परसेंटेज हो ना, तो शायद बैकवर्ड क्लास को कम परसेंटेज में भी ले ले, फीस भी उनसे कम ले, सबसे 2-2 हज़ार का DD बनवाया, उनसे 500 का DD बनवा ले, ये सब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड, ये इसमें तो लिखा नहीं है, इसको करने के पीछे का इंटेंशन उनका रीजनेबल होना। नहीं तो हो सकता है CM जिस कास्ट का है उस कास्ट को 50% रिजर्वेशन रख दे, तो ऐसा नहीं चलता, उसके लिए बहुत सारे नॉर्म्स हैं। अभी मराठा आरक्षण के वक्त आपने देखा कितनी कमिटीज़ गठन हुई, है ना, सुप्रीम कोर्ट्स में क्या डिसीजन हुआ, हाई कोर्ट का क्या डिसीजन हुआ, थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लो, उस पर से भी आपको समझ में आएगा कि इतना आसान नहीं है, एक्सेप्शंस प्रोवाइड करना, एक्सेप्शन का यूज़ करना इतना आसान नहीं है। तो आप लिंक बनाए रखो अपने को रीजनेबली, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो 4 में क्या दिया है, बैकवर्ड क्लास के लिए वो एक्सेप्शंस मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, कौन, स्टेट। और 16(3) में क्या दिया था, याद करो कि 16(3) में प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कंपलसरी कर सकते हैं कि इसी जगह जन्म होना या इसी जगह जन्म नहीं चलता। चलो अगला 16(5) देखो, अगली स्क्रीन 16(5) देखो, हाँ 4A है, सॉरी 5 नहीं है, 4A है, 16(4)A। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the services under the state in favor of scheduled caste and the scheduled tribes which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. Article 16 4A। अब देखो 16(4)A, मैं 5 बोला था तो 5 नहीं था, वो 4 है, अब शायद 4A B C ऐसा 1-2 क्लॉज होंगे उसके। तो 4A में एकदम सिंपल बताया, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा तुम्हारे को, याद रखो उसमें क्या बोला है कि रिजर्वेशंस के लिए, खास करके बैकवर्ड क्लास वगैरह की बात कर रहे हैं, वो शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब, ST SC और NT, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए प्रमोशंस की प्रोविजंस बना सकते हैं वो, जो शायद ऐसा लगे कि ओपन कास्ट पे, अपर कास्ट पे अन्याय हो रहा है ऐसा लगे, पर वो इसमें इनइक्वालिटी रख सकती है। क्यों? क्योंकि देखो बरसों से ये लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स वाले बहुत सालों से वंचित थे जॉब से। अब जॉब लग गई तो इनको थोड़ी लोअर ही जॉब मिल गई, क्योंकि उनका एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, उनका नॉलेज जो है उस हाई लेवल को कॉम्पीट नहीं करता था। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशंस को लगा अमेंडमेंट्स के थ्रू वगैरह कि अरे प्रमोशन में भी तो उनको रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर
वो बन नहीं पा रहे थे, एक आधा ही ऑफिसर बन पा रहा था। फिर अगर 100 ऑफिसर है और उनकी संख्या महाराष्ट्र में या एक आधे जगह पे अपन लोकेलिटी में बोलेंगे 25% है ST SC ND VJ वगैरह, तो 25% तो रिजर्वेशन होना चाहिए उनके लिए, या 25% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सिंपली ये जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पैराग्राफ में इतना ही दिया है कि वो प्रमोशन में कौन गवर्नमेंट यानी स्टेट एम्प्लॉयमेंट्स में जॉब में प्रमोशंस पे भेदभाव कर सकते हैं। किसी को प्रमोशन ड्यू भी नहीं है और वो ST ND या SC ST है तो उसको प्रमोशन दे सकती है वो, क्यों? इक्वालिटी करने के लिए। अब बी क्लॉज देखो उसका 16(4)(b). In this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. Article 16(4)(b). हाँ 4B में ऐसा बहुत खास नहीं बोला है, कुछ एक लाइटली बात बोली है। टेक्निकल पॉइंट है ये टेक्निकल पॉइंट है, कोई सोशल पॉइंट नहीं है। ये टेक्निकल पॉइंट कैसा है कि कभी कभी एक आधे बार नहीं मिला हमको वो कैंडिडेट, जैसे मान लो एक कॉलेज है, उस कॉलेज में SC की एक पोस्ट निकली है ना, कोई सब्जेक्ट है, मान लो तुम्हारा अकाउंट एक सब्जेक्ट है, अकाउंट्स के लिए पोस्ट निकली और SC के लिए वो रिजर्व थी, रोस्टर रहता है, रोस्टर बोलते हैं उसको। अब ये सारे टेक्निकल पॉइंट है, इसलिए ज़्यादा आप डीप में मत जाओ, ऐसे इस पे क्वेश्चन भी थोड़े इम्पॉसिबल लगते हैं पेपर पैटर्न के हिसाब से। ये टेक्निकल है, काम करते वक्त की अड़चन है ना। तो रोस्टर में SC की पोस्ट थी, उस समय SC मिला नहीं, मतलब एडवर्टाइज दिया लोकल न्यूज़पेपर्स में, इसमें उसमें, इंटरव्यू के वक्त SC मिला नहीं या आया नहीं, या आया तो भी उसमें से उनको लगा कि अरे ये लायक नहीं है, तो वो वैकेंसी रह गई। वो उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी उस साल की। आप समझने की कोशिश करो, एक दो बार पढ़ो उसको, वैकेंसीज रह गई। तो वो वैकेंसी ही मानी जाएंगी अगले साल जब वो फिल की जाएंगी। मान लो अगले साल फिल कर दिया और उसके साथ बाकी की भी है, तो उस साल का रिजर्वेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। समझ में आ रहा कि उस साल का रिजर्वेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। 50% सीलिंग कैलकुलेट, सीलिंग मतलब मर्यादा, सीलिंग कैलकुलेशन करते वक्त पिछले साल की वॅकन्सी अगर है, रिकामी जागा आहे ती यावर्षी भरतो आहे आपण, तर ती त्याच वर्षीच्या कोट्यामध्ये समजल्या जाईल। सीलिंग में उसका है ना 50% रिजर्वेशन में उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे इस बार भी 5 SC भरने वाले थे, लेकिन अपन ने 6 भर दिए और एक पिछले साल का वैकेंसी थी, तो वो प्रॉब्लम आएगी नहीं, दिक्कत आएगी नहीं। ये छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट देखो अभी स्क्रीन 16(5). A law shall not be invalid if it provides that the incumbent of an office in connection with the affair of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. Article 16(5). देखो, law shall not be invalid if it provide that incumbents of that office in connections with the affairs of any religion or denominational institution, लंबा जोड़ा दिया है, और any members of governing body shall be a person professing particular religion or belonging to a particular denomination। जो इनकम्बेंट्स है, मुझे जो पोस्ट ऑक्यूपाई किया है उसने, वो पोस्ट वाला एक पर्टिक्युलर रिलीजन्स का प्रोफेस करता है, एका विशिष्ट धर्माला तो फॉलो करतो आहे, अनुकरण करतो आहे त्याचं, इस बेसिस पे वो इनवैलिड नहीं कर सकते एक चीज़ को कि पर्टिकुलर पर्सन इज बिलोंगिंग टू मुस्लिम, पर्टिकुलर पर्सन, मुझे सीधा सीधा देखो, कास्ट अलग और रिलीजन अलग है ना। धर्म के बेसिस पे आप उसको कुछ नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग कर रहा है या प्रोफेस कर रहा है, उस बेसिस पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause 4, in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of the post in each category। देखो कितना बवाल मचा था। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी इसके पहले,
अभी जो 3 पार्टीज की सरकार है ना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस और ये एनसीपी, इनके पहले था, तो उन्होंने 10% रिजर्वेशन दिया। किसको दिया पता? इकोनॉमिकली बैकवर्ड को। आज भी तुम जाएंगे तो इसके सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको, कोई अपर कास्ट का भी होगा तो भी उसको सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो पता है 6वें क्लॉज में, 16 के 6वें क्लॉज में, 16 के 6वें क्लॉज में किसी भी स्टेट को रोकता नहीं कोई। क्लॉज नंबर 4 भी रोकता नहीं है ना, क्लॉज नंबर 4 भी रोकता नहीं है। क्लॉज नंबर 4 में क्या बोला था? एक्सेप्शंस दिया था ना, 1 2 में पॉजिटिव नेगेटिव दिया था और बाद में 3 4 में एक्सेप्शन दिया था। तो क्लॉज 4 या कोई क्लॉज उसको ये नहीं करता, रोकता नहीं है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए आप रिजर्व्स रखो। ये सीधा सीधा मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट कैन मेक अ प्रोविजन इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस या वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट विल बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ पोस्ट इन ईच कैटेगरी। यानी मान लो 100 पोस्ट है वहाँ पे, तो 100 में से 10 पोस्ट आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्ग के लिए, समाज के लिए रख सकते हैं। फिर वो बिलोंग किसी भी कैटेगरी से हो, कैटेगरी मतलब किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी रिलीजन से हो। मुस्लिमांमध्ये सुद्धा असतील ते तर 10% म्हणजे बॅकवर्डसाठी त्याच्यातले ठेवण्यात येतील, तो आर्थिक दृष्टीतून कमजोर असेल तर। मग तो ब्राह्मण असो किंवा अजून कुठल्या जातीचा असो, काही कोणत्याही कास्टचा असो, त्याच्यासाठी ते 10% रिझर्वेशन कोण ठेवू शकतं? गव्हर्नमेंट ठेवू शकतो, त्यांना ते रोक नाही आहे। तर नेक्स्ट पहा, हा झाला आत्तापर्यंतचा 16 नंबर है ना। नेक्स्ट स्क्रीन पहा, 16 नंबर। आता मी काय म्हटलं होतं तुम्हाला, 14 ते 18, 14 से लेके 18 तक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसके बाद में भी इंटरेस्टिंग है, पर एक अपन फिर एक पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। याद करो फिर से, आगे आगे जाने के पहले एक बार। 14 में क्या देखा था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 में क्या देखा था? डिस्क्रिमिनेशन। 16 में क्या देखा था? जॉब के बारे में, एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में। देखो थोड़ा बोर्ड दिख रहा होगा आपको। 14 में, क्योंकि भूलते नहीं जाना है ना, मैंने क्या बोला था कि लिंक है ये, किसी ने बोला कि क्या है, तो यही तो समझाना मेरा काम है कि 14 से 18 पे फोकस करो पहले। तो 14 से 18, अपना 14 हो गया, मुझे 14 हो गया आर्टिकल, 15 हो गया, 16 भी हो गया, अभी मैं 17 बताता हूँ। तो 17 में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। 17 में क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज। अनटचेबिलिटी मतलब पुराने ज़माने में क्या था? छुआछूत थी। छुआछूत मतलब ये अछूत था, म्हणजे ज्याला आपण टच केलं तर आपला धर्म भ्रष्ट होईल वगैरे, ऐसी कुछ परंपरा थी। जरा पढ़ो, थोड़ा एक इतिहास भी याद कराएंगे अपन। Article 17 says that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. क्या है हेडिंग? देखो स्क्रीन पे क्या दिया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। पता है वो छूने के बाद नहाने चले जाते थे, है ना। अभी तो कोरोना है, छुआछूत अभी वो लेवल पे नहीं सोचना है अपन ने, अभी ये दूसरे लेवल पे है। पर देखो वो इतिहास में ऐसा था, हिस्ट्री में आप कुछ सीरियल देखे होंगे, आप कुछ एक आधी मूवी देखे होंगे, तो क्योंकि हम तो तब थे नहीं, मैं भी था नहीं तब अनटचेबिलिटीज़ के वक्त, या मुझे कुछ याद नहीं, समझा नहीं कुछ, पर मैंने सीरियल, टीवी या रीडिंग के थ्रू समझ लिया था कि ऐसा ऐसा कुछ था। कैसा कैसा था कि किसी अपर कास्ट के व्यक्ति और लोअर कास्ट का व्यक्ति एक दूसरे को टच नहीं करता था, हैंडशेक नहीं करता था, गले नहीं मिलता था, या गलती से भी मार्केट में कई बार छू लिया तो मान लो उसको नहाना पड़ता था या कुछ प्रोसेस करनी पड़ती थी। फिर इसके कारण क्या करते थे पता है? जो अनटचेबल पीपल है उनको बस्ती के बाहर ही रख देते थे, है ना। ये गांव के बाहर एक आधे जगह पे ऐसे ऐसे था, ऐसा पढ़ा है मैंने, देखा है कुछ मूवीज़ में वगैरह। तो वो था, वो अनटचेबिलिटी हो गई। उनको कुएं का पानी नहीं पीने देते थे, है ना, ये भी था, है ना। वो इतिहास हो गया। अभी तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 17 नंबर का आर्टिकल डायरेक्ट बोल रहा है। देखो बड़े बड़े अक्षरों में हमने बोल्ड इटैलिक टाइप में दिया है कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। एबोलिश्ड मतलब खत्म कर दिया, गायब हो गया, बस बात ही नहीं निकालना उसकी। इट्स प्रॅक्टिस इन एनी फॉर्म, म्हणजे कुठल्याही स्वरूपामध्ये, इज फॉरबिडन. द एन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटीज शैल बी ऑफेंस. देखो करना नहीं, आखिरी में क्या बोला वो? ऑफेंस है, पनिशेबल इन अकॉर्डिंग विथ लॉ. म्हणजे सीधा सीधा अपराध है वो,
सिर्फ करना नहीं है। जैसे देखो ना, उसने बोला कि भाई हैंडशेक मत करो, कोरोना जब तक नहीं निकलता है, वो डालो, पर वो कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं कर दिया ना। क्या क्या कि कभी ने तूने अगर हैंडशेक कर दिया किसी को तो देखते को 8 दिन जेल में तो रखेंगे चम, ऐसा बोला है क्या किसी गवर्नमेंट ने, या कोई न्यूज़पेपर में मैंने नहीं पढ़ा। पर यहाँ वो बहुत सीरियस है, यहाँ वो बोलता है कि अनटचेबिलिटीज जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है। एबोलिश तो हो गई, पर एबोलिश करने से क्या, लोग क्या सुनते क्या, तो इसीलिए अनटचेबिलिटीज को क्या कर दिया देखो, पनिशेबल ऑफेन्स, म्हणजे अपराधाच्या श्रेणीमध्ये त्याला टाकलं आणि त्याची पनिशमेंट मिळेल असं केलं तर. ओके, पहा आता नेक्स्ट स्क्रीन पहा. Untouchability does not include an instigation to social boycott. Dhawarjia versus Padmanna, AIR 1961, Madras 3539. Punishment for violation of Article 17 is to be provided by Parliament under Article 35 Clause A, Subclause 2. जो अनटचेबिलिटी है उसमें इंस्टिगेशन ऑफ सोशल बाइकॉट नहीं आता बोलते वो, ये सोशल बाइकॉट थोड़ी अलग चीज़ होगी. सोशल बाइकॉट मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई एक कास्ट है, जात है एखादे विलेज में वगैरह, तो उनकी विलेज पंचायत रहती थी. फिर वो क्या करते थे, एखादे ने उनके कास्ट के अलावा दूसरे कास्ट के व्यक्ति को शादी किया तो उसको सोशली बाइकआउट करते थे. तो सोशल बाइकआउट इज डिफरेंट, अनटचेबिलिटी इज डिफरेंट. अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत नहीं करना, उसको टच नहीं करना. और सोशल बाइकआउट मतलब क्या है कि दूसरे धर्म के साथ शादी किया तो बहुत बार वो विलेज पंचायत ऐसा डिसाईड करती थी की नाही त्याच्याशी आपण बोलायचंच नाही, त्याच्याशी सगळे संबंध तोडायचे, त्याच्यासोबत व्यवहार करायचं नाही. ये सोशल बाइकआउट है, वो दोनों अलग है. 17 के वायोलेशंस को, वायोलेशन मतलब तोड़ना, म्हणजे अनटचेबिलिटी फॉलो किया, ये 17 का वायोलेशन हो गया, तो उसके लिए पार्लियामेंट्स क्या कर सकती है, पनिशमेंट्स की प्रोविजन बना सकती है, पनिशमेंट की प्रोविजन कर सकती है ना. फिर अभी है अपना लास्ट आर्टिकल 18, उसके बाद में एक चरण खत्म होता है. आर्टिकल अपना कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं होता, एक चरण, मैंने जो 14 से 18 की रेंज दिया था ना, वो 18 भी आखिरी पड़ाव में है. जरा देखो स्क्रीन पे, एबोलिशन ऑफ टाइटल, 18 नंबर देखो. Article 18 is more a prohibition rather than a fundamental right. British government used to confer titles upon persons who showed special allegiances to them. Many persons were made Sir, Raj Bahadur, Rai Sahib, Knight, etc. These titles had the effect of creating a class of certain persons which was regarded superior to others and thus had the effect of perpetuating inequality. To do away with that practice, Article 18 provides as under. ये ब्रिटिश लोग बहुत बदमाश थे, कमी नहीं थे सीधा, है ना. तो फॉरेनर थे, ये थे, वो थे. वो क्या करते थे पता है क्या, कि एखादे व्यक्ति को चढ़ा देते थे और खुद के फायदे के लिए. आप देखो ना, पूरा अगर भारत उनके अगेंस्ट में चला गया तो क्या उनकी पूरी मिलिट्री करेगी काम, है ना, कुछ नहीं कर सकते. इसलिए वो क्या बोलते थे ना, हाँ, डिवाइड एंड रूल. क्या बोलते थे, डिवाइड एंड रूल. उनको अलग अलग करो और रूल करो, है ना. क्योंकि एखादे देखो ना, आप अभी आप कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हो और मान लो एखादे मीटिंग में एक बहुत म्हणजे युनॅनिमिटी मतलब क्या, 100% मेजॉरिटी है, उसको युनॅनिमिटी बोलेंगे अपन. युनॅनिमिटी है तो आप अच्छे भी डिसीजन प्रपोज कर रहे हैं तो उनकी लॉबी बन गई मतलब भाई उनके पास शेयर्स आ गए ना, इतने पैसे से उन्होंने शेयर्स खरीद लिए और तुम माइनॉरिटी में आ गए, तुम्हारे पास 2% शेयर है, तुम ब्रिलियंट हो, तुम्हारी एखादी बहुत अच्छी आइडिया तुमको कंपनी में रखना, कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप उनके 98% शेयर्स खरीद ही नहीं सकते और आपके 2% का कोई वॉइस ही नहीं है. डेमोक्रेसी है कंपनी में. फिर क्या करना पड़ेगा आपको, उनको फोड़ना पड़ेगा. 98% में से कम आपको 50% लोगों को समझाना पड़ेगा कि नहीं यार मेरे पास की ये आइडिया है, घर घर जाके. यानी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल. फिर आप 52% हो जाओगे क्योंकि 2% शेयर आपके पास है और उनके 50% शेयर्स आपके पास आ गए, कन्वेंस हो गए. वो जो भी है वो, अंग्रेज लोग भी ये सोचते थे कि करोड़ों भारतीय है, तब भी करोड़ में ही थे ना, समझो उस दिन की बात, जिस दिन में 25 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की, उस दिन की बात कर रहा हूँ, तो 25 करोड़ भारत वाले हैं और अंग्रेज कितने थे रे, अंग्रेज क्या 25 करोड़ आए थे कि यहाँ पे रूल करने के लिए. मिलिट्री लेके भी आए तो भारतीय मिलिट्री बनाई उन्होंने. फिर उनको क्या करना पड़ता था, फोड़ा आणि झोड़ा. फोड़ा मतलब उनको डिवाइड करो और झोड़ा मतलब उनके ऊपर राज करो, है ना, डिवाइड एंड रूल इंग्लिश में. तो डिवाइड करना
उनके ऊपर राज करना। फिर वो क्या करते थे, किसी किसी को ज़मीन दे देते थे, किसी किसी को सूबा दे देते थे, सूबा मतलब एक इलाका दे देते थे, किसी किसी को टाइटल दे देते थे, टाइटल म्हणजे त्याला पदवी देत होते, है ना। जैसे आज डॉक्टर एक टाइटल है, एडवोकेट एक टाइटल है ना, इंजीनियर भी एक टाइटल होता है, सी एस भी एक टाइटल है ना, सी एस भी एक टाइटल है। ये क्या ऐसे ही मिल जाता है कि आपको, कि आपके पापा खासदार के पहचान के तो सी एस टाइटल मिल गया, आपके मामा उधर कुछ तो भी काम करते हैं अच्छा, उनकी पहचान भी बहुत अच्छी है तो सी ए का टाइटल मिल गया, डॉक्टरेट का टाइटल मिल गया, नहीं मिलता ये। पर वो अंग्रेजों के ज़माने में वो दे देते थे, सर ये टाइटल दे देते थे, है ना। ये किताब था, एक किताब मतलब एक मान सम्मान था, राज बहादुर, राव बहादुर, है ना, राय साहेब, नाइट, है ना, सरदार। तो ऐसे अलग अलग थे, अलग अलग जगह पे, जैसे कहीं पाटिल बोलते थे उनको, और क्या क्या नाम से थे, देशमुख थे, है ना, सूबेदार थे, मुझे उनके पास सूबा रहता था, इनामदार थे, जैसे एक आज सरनेम वही है, पर वो उस समय के टाइटल्स थे। ये अंग्रेजों ने क्या कर दिया भाई, एक आधे को राय बहादुर बोल दिया तो उसकी कॉलर टाइट हो जाती थी, है ना, वो थोड़ा सा मुझे क्या बोलते, हाई लेवल का बन जाता था, सुपीरियर बन जाता था, और अंग्रेजों का डायरेक्ट सपोर्ट, और ये भी अंग्रेज को सपोर्ट करता था और बाकी लोगों के ऊपर फिर रूल करते थे। अपनी बात समझ में आई। तो टाइटल मतलब क्या, अंग्रेजों ने गलत इंटेंशन से दिया हुआ टाइटल, जो किसी मेरिट्स पे नहीं था, जो उनकी चाटुकारिता करता था। चाटुकारिता मतलब एक उनकी हाजी हाजी करता था, है ना, उनके हाँ में हाँ मिलाता था, तो उसको चाटुकारिता बोलते। उनकी चाटुकारिता, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों को विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी कुछ मेरिट्स बोलेंगे अपन, उनको टाइटल देते थे कि चल कल से तू राय बहादुर, तेरे को ये इलाका संभालना है, यहाँ का टैक्स वसूल करना है ना, तू इनामदार, तू देशमुख, तू पाटिल, तू ये, ऐसा कर देते थे। तो आर्टिकल 18 क्या बोल रहा है, इसको एबलिश करना पड़ेगा, करना पड़ेगा मतलब कर दिया। 1950 से जो आर्टिकल चालू है 26 जनवरी, उससे वो चीज़ देखो कि दिस टाइटल्स हैड इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ सर्टन पर्सन्स विच आर रिगार्डेड सुपीरियर टू अदर। यानी क्या कि कुछ लोग ऊंचे हैं, कुछ लोग नीचे हैं, ऐसे वो टाइटल क्रिएट होता था, है ना, पर्सन सुपीरियर है। इस प्रैक्टिस को बंद करने के लिए, टू डू अवे विथ दैट प्रैक्टिस, आर्टिकल 18 प्रोवाइड कर रहा है। 18 क्या प्रोवाइड कर रहा है देखो, No title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. Second, no citizen of India shall accept any title from any foreign state. 3. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office or trust under the state, accept without the consent of the President any title from any foreign state. 4. No person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the President, accept any present, emolument or office of any kind from or under a foreign state. हाँ देखो कितना बढ़िया दिया है। बस ये लास्ट स्किन है, आप टाइटल को एबोलिश करने के लिए उन्होंने और मस्त रूल बनाए है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18 जो है वो बनाए। क्या बनाए कि कोई भी मिलिट्री का टाइटल, कोई भी कुछ भी, ये टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट मुझे गवर्नमेंट दे नहीं सकता टाइटल, नहीं तो कल से गवर्नमेंट क्या करता था, तू डॉक्टर, तू इंजीनियर, तू और कुछ, है ना, या तू मिलिट्री के टाइटल कौन से थे, वॉइस राय, है ना, और क्या क्या था उसका, मुझे उनकी अलग अलग पोस्ट रहती ना, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये क्या मजाक में बनता है क्या। पर देखो ना, स्टेट क्या करता था, अपने फेवर वाले लोगों को, समझो मैं नगर परिषद का अध्यक्ष बन गया तो मेरे जिले के 3-4 लोगों को मैं डॉक्टरेट दे देता था, 3-4 लोगों को वॉइस राय दे देता था, ये सब बंद हो जाएगा। अरे फर्स्ट नंबर में क्या बोला है, स्टेट किसी मिलिट्री और एकेडमिक, मिलिट्री मतलब वॉइस राय, मिलिट्री मतलब कर्नल, मिलिट्री मतलब ब्रिगेडियर, और एकेडमिक मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, ऐसे टाइटल स्टेट नहीं दे सकता, मुझे गवर्नमेंट नहीं दे सकती। फिर देने की प्रोसेस रहेगी कि उसके एग्जाम्स लेंगे, उसकी सेपरेट बॉडी रहेंगी, उसकी इवोल्यूशंस रहेंगी। आप देखो ना, अभी जो फाइनल ईयर की एग्जाम्स होना है वो क्या डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया, नहीं लिया गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली, पर देखो ना कुलगुरुओं से बात चल रही है, सारे यूनिवर्सिटी से बात चल रही है। महाराष्ट्र में देखो ना, आप न्यूज़ थोड़ा सा देखते जाओ तो आपको नॉलेज मिलेगा कि चटबंदी पट बया नहीं हुआ कि नहीं फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कैंसिल।
ये स्टेट कर ही नहीं सकता। कौन कर सकते? तो राज्यपाल करेगा, हर यूनिवर्सिटीज़ के जो मेन रहते हैं कुलगुरु कुलपति, ये सब मिलके डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट सिर्फ उसको डिक्लेयर करता है बाद में, वो अपना भी मत देता है कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी ये है। तो पहिला समज गया, मिलिट्री के और शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षणाशी रिलेटेड टायटल स्टेट देऊ शकणार नाही। 2 नंबरमध्ये काय लिहिलं आहे तुम्हाला की तुम्ही फॉरेन गव्हर्नमेंटकडनं सुद्धा कुठलेही टायटल एक्सेप्ट करणार नाही। समझो एखादी फॉरेन गवर्नमेंट भी चालू रहती कभी कभी, पाकिस्तान वाले तुमको उनके साथ मिलाने के लिए, खबरी बनाने के लिए बोल देंगे कि हमारे यहाँ पे एक सर नवाब नाम का एक किताब है, वो तुम रख लो, मुझे आपको कल से सर नवाब बोलेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते आप। तीसरे में क्या बोला है, हाँ थोड़ा सा एक्सेप्ट वगैरह कर सकते हैं, पर कंसेंट होना प्रेसिडेंट की अपने इसमें कि हु इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया उसके लिए है। नो पर्सन हु इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया शैल व्हाइल ही होल्ड ऑफिस और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। तो फॉरेन स्टेट से कभी कभी वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना, है ना, इंडियन सिटीजन नहीं होना, फॉरेन का सिटीजन होना। और चौथे में क्या दिया देखो, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट प्रेजेंट इमोलमेंट और ऑफिस एनी काइंड ऑफ फ्रॉम और अंडर फॉरेन स्टेट। देखो जब तक प्रेसिडेंट परमिशन नहीं देता तो आप किसी फॉरेन ऑफिस से इमोल्यूमेंट्स नहीं ले सकते, यानी बेनिफिट नहीं ले सकते, है ना। यानी आपको किसी फॉरेन एजेंसी से बेनिफिट लेना है, एखादे फॉरेन कोई भी एजन्सी है तो उससे बेनिफिट लेना है, तो यू मस्ट टेक द प्रेसिडेंट्स परमिशन, म्हणजे राष्ट्रपतीची परवानगी घ्यावी लागते। नहीं तो क्या होईल की एखादी फॉरेन गवर्नमेंट आपको फंडिंग कर रही है, आपके संस्था को फंडिंग कर रही है, आपको खुद को फंडिंग कर रही है, तो वो चलेगा नहीं। कब तक नहीं चलेगा? जब तक इनकी परमिशंस नहीं होती, है ना। जैसे अपने क्लास को समझो, एक बार अमेरिकन गवर्नमेंट बोल रही कि भाई तुम्हारे को हम हर महीने इतनी डोनेशन देते हैं, तो अपन ले नहीं सकते, अपने को तो देंगे भी नहीं, कोई पहचानते भी नहीं होंगे, पर एक एग्जाम्पल के तौर पे इमोल्यूमेंट्स कोई ले नहीं सकता जब तक प्रेसिडेंट परमिशन नहीं देता। अब प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति डायरेक्ट तो परमिशन नहीं देता, उसका ऑफिस देता है, तो वो ध्यान में रखना है। तो कोणत्याही प्रकारचे टाइटल आपण घेऊ शकणार नाही, ठीक है। तो एक बार बोर्ड दिख रहा होगा तो आप देखो बोर्ड पे कि ये रिवीजन आपको घर पे करना है। 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। उसके अंदर जो 16 है जॉब के एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में की प्रोविजंस दिया है, ठीक है। उसके अंदर 17 में अनटचेबिलिटीज दिया है, 18 में एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, जो अभी अभी देखा है कि सर, राव बहादुर, नवाब, कुछ भी टाइटल आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के परमिशन बगैर, वो एबोलिश हुआ है, ठीक है। इतना मस्त है ये सब कुछ, आप ईमानदारी से देखो, सिंसियरली देखो, और जो मैंने PDF आपको भेजी है उसकी प्रिंट आउट निकालो पहले, है ना, क्योंकि सुन के कितना ध्यान में रखेंगे। तो रीडिंग भी आवश्यक है, ये जो सारे अपने टाइटल्स हुए उसके, जो भी टॉपिक्स हुए उसके, है ना। इसके बाद में का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपको फ्रीडम, काय का फ्रीडम है, घर के बाहर निकल सकते क्या, ऐसा वैसा, या कोरोना में आपको घर में कैद करके रख दिया, गवर्नमेंट ने डंडे मारे थे, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कलेक्टर ऐसा कर सकता है क्या कि घूमो मत, या पूरा लॉकडाउन कर सकते हैं, इसके सारे के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। 6 फ्रीडम्स सिखाऊंगा मैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक ये पुरानी रिवीजन करो, लेक्चर कैसा लगा वो बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।